नमस्कार और डेटा की गहराइयों में एक और सफर पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टूल की पड़ताल कर रही हैं जो डेटा विज्ञान की दुनिया को बदल रहा है, खासकर उनके लिए जिन्हें कोडिंग की जटिलताओं से गुजरे बिना डेटा की ताकत का इस्तेमाल करना है। हम बात कर रहे हैं काइम की। काइम हमारी इस खोज का आधार है सनशाइन डिजिटल सर्विसेज का एक दस्तावेज KNIME डेटा विज्ञान की व्यापक मार्गदर्शिका। ये दस्तावेज काइम की जो क्षमताएं हैं और उसके अनगिनत उपयोगों पर अच्छी रोशनी डालता है। हाँ, काफी विस्तृत है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि भाई काइम क्या चीज है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है और कैसे ये सरल डेटा सफाई से लेकर एकदम एडवांस AI मॉडल बनाने तक सब कुछ संभव बनाता है। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। काइम को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर देखना। सोचिए आप एक डिजिटल कैनवस पर जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ रहे हैं। अच्छा। ये ब्लॉक्स नोड्स कहलाते हैं और हर नोड डेटा के साथ एक खास काम करता है, जैसे डेटा लाना, उसे साफ करना, बदलना या उस पर कोई विश्लेषण चलाना। इन नोड्स को जोड़कर आप एक पूरा वर्कफ्लो बनाते हैं जो बिल्कुल एक फ्लो चार्ट जैसा दिखता है। तो बिना कोड लिखे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके जटिल डेटा विश्लेषण किया जा सकता है। राइट। ये तो वाकई डेटा के साथ काम करने के तरीके को बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। ये नो कोड लो कोड वाला जो नजरिया है, ये डेटा विश्लेषण को उन लोगों के लिए भी खोल देता है जो पारंपरिक प्रोग्रामिंग में शायद उतने माहिर नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसका जो मुख्य उत्पाद है KNIME एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, वो तो पूरी तरह मुफ्त है, ओपन सोर्स। अरे वाह, मुफ्त? हाँ, इसी वजह से दुनिया भर में इसके लाखों उपयोगकर्ता हैं और एक बहुत बड़ा एक्टिव समुदाय बन गया है। हाँ। और बड़ी कंपनियों के लिए KNIME हब भी है, जिसमें सहयोग, ऑटोमेशन और बेहतर प्रबंधन जैसी इंटरप्राइज वाली सुविधाएं हैं। ठीक है। और ये कोई बंद सिस्टम नहीं है, इसकी खूबी है इसका लचीलापन। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें पाइथन, R या जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं का कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ विजुअली चलेगा। अच्छा, दोनों ऑप्शन हैं। हाँ, और ये 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के डेटा स्रोतों से जुड़ सकता है। साथ ही TensorFlow या GPT-4all जैसे शक्तिशाली AI और मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज का भी समर्थन करता है। GPT-4all भी? वाओ! जी, यानी ये सरलता और शक्ति का एक अनूठा मिश्रण है। ये विजुअल तरीका और लचीलापन दिलचस्प है, पर असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कौन से उद्योग इसे अपना रहे हैं? इसका दायरा बहुत बड़ा है। मूल रूप से जहां भी बड़ी मात्रा में जटिल डेटा है और उसे समझने की जरूरत है, वहां KNIME उपयोगी हो सकता है। खासकर उन जगहों पर जहां IT टीमों पर निर्भरता कम करनी हो, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना हो। हाँ, सही है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियां इसका इस्तेमाल सप्लाई चेन को बेहतर बनाने, मशीनों के खराब होने का पूर्वानुमान लगाने, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए करती हैं। अच्छा। इससे उत्पादन सुधरता है और लागत भी कम होती है। फिर जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंसेज में ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स और केमिन्फॉर्मेटिक्स में क्रांति ला रहा है। जीनोमिक डेटा हो या क्लिनिकल ट्रायल के विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करना हो या फिर नई दवाओं की खोज की प्रक्रिया तेज करनी हो, KNIME बहुत मददगार है। आपने जीवन विज्ञान का जिक्र किया और पहले वित्त का भी। ये दोनों ही बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां डेटा सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। क्या KNIME इसे संभाल पाता है? खासकर इसके एंटरप्राइज संस्करणों में। ठीक है। यही वजह है कि वित्तीय संस्थान इसका उपयोग जोखिम मूल्यांकन, धोखाधड़ी का पता लगाने और ग्राहकों को बेहतर समझने कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए विश्वास के साथ करते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा और फार्मा उद्योग में मरीजों के डेटा की गोपनीयता बनाए रखते हुए व्यक्तिगत दवा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन विकसित करने या इलाज के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग की में वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ग्राहक की राय यानी सेंटिमेंट एनालिसिस समझने के लिए इसका उपयोग करती हैं। सरकारी एजेंसियां स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सेंसर डेटा जैसे ट्रैफिक या प्रदूषण का विश्लेषण करने के लिए इसे अपना रही हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटीज में भी? जी हाँ, शिक्षा अनुसंधान में प्रयोगों को दोहराने योग्य बनाने के लिए ये लोकप्रिय है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। साइबर सुरक्षा में असामान्य गतिविधियों का पता लगाने से लेकर ऑडिटिंग में जोखिम का पूर्वानुमान लगाने तक इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ डेटा वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। हाँ। आपने पहले सिटीजन डेटा साइंटिस्ट की बात की थी, ये कौन है? बिल्कुल सही।
KNIM की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है डेटा विज्ञान का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन। सिटीजन डेटा साइंटिस्ट उन लोगों को कहते हैं जिनके पास अपने क्षेत्र का, मान लीजिए मार्केटिंग, फाइनेंस, इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान तो है, पर औपचारिक डेटा विज्ञान या कोडिंग की ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा। KNIM का जो विजुअल इंटरफेस है वो उन्हें अपने डोमेन ज्ञान का उपयोग करके सीधे डेटा का विश्लेषण करने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की शक्ति देता है। उन्हें कोडिंग सीखने की बाधा पार नहीं करनी पड़ती। ये तो कमाल की बात है। मतलब जो लोग समस्या को सबसे अच्छे से समझते हैं वो खुद ही डेटा के जरिए उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। ये निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है कि लोग KNIM क्यों चुन रहे होंगे। इसके अलावा और क्या वजह हैं? कई वजह हैं। पहली तो यही सुलभता, एक्सेसिबिलिटी और सीखने में आसानी है, जो हमने अभी डिस्कस की। हाँ। दूसरा है मापनीयता, स्केलेबिलिटी। KNIM छोटी एक्सेल फाइलों से लेकर बेहद बड़े डेटा सेट, मतलब बिग डेटा तक को समझ सकता है। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जैसे अपाचे स्पार्क के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है, जिससे प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। अच्छा। तीसरा, इसका ओपन सोर्स होना। ये इसे बहुत आकर्षक बनाता है क्योंकि मुख्य प्लेटफॉर्म के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। और इसका बड़ा वैश्विक समुदाय लगातार नए नोड्स और समाधान विकसित करता रहता है, जिससे यह हमेशा अपडेटेड रहता है। KNIM कम्युनिटी हब पे हजारों बने बनाए वर्कफ्लो और समाधान उपलब्ध हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। वाह। सहयोग यानी कोलैबोरेशन भी एक अहम पहलू है। वर्कफ्लोज को आसानी से साझा किया जा सकता है, जिससे टीमें मिलकर काम कर सकती हैं। और जैसा हमने पहले बात की, एंटरप्राइज संस्करणों में सुरक्षा और शासन की सुविधाएं रेगुलेटेड उद्योगों के लिए जरूरी हैं। आपने लचीलेपन का भी जिक्र किया था, नो कोड के साथ जरूरत पड़ने पर कोड लिखने की क्षमता। क्या ये दोनों दुनियाओं के बीच स्विच करना आसान है? हाँ, ये भी इसकी एक बड़ी शक्ति है। आप पूरी तरह विजुअल वर्कफ्लो बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी खास काम के लिए ज्यादा नियंत्रण या कोई कस्टम लॉजिक चाहिए, तो आप आसानी से पाइथन या R स्क्रिप्ट वाले नोड को अपने वर्कफ्लो में जोड़ सकते हैं। अच्छा। ये आपको दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ देता है। इसने टीमों को अपस्किल करने में भी मदद की है। कई कंपनियों ने अपने इंजीनियरों या विश्लेषकों को KNIM के जरिए कुछ ही महीनों में डेटा एनालिटिक्स प्रैक्टिशनर बना दिया है। क्या बात है। एक दिलचस्प बात, रेडिट जैसी जगहों पर डेटा इंजीनियरों के बीच हुई चर्चाओं में ये बात सामने आई है कि ETL मतलब डेटा निकालने, बदलने और लोड करने की प्रक्रिया और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन में KNIM मजबूत होने के बावजूद शायद दूसरे टूल से ज्यादा परिचित होने के कारण कुछ डेटा इंजीनियर इसका कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वे भी इसके नो कोड लचीलेपन और डोमेन विशेषज्ञों को सशक्त बनाने की क्षमता की प्रशंसा करते हैं। अंततः लोग KNIM इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये उपयोग में आसानी और शक्तिशाली क्षमताओं के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। ठीक है, हमने समझा कि KNIM क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों लोकप्रिय है। अब जरा इसकी क्षमताओं यानी इसके फीचर्स पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। ये असल में क्या-क्या कर सकता है? KNIM का फीचर सेट वाकई बहुत व्यापक है। ये डेटा यात्रा के हर पड़ाव को कवर करता है। इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। बताइए। पहला, डेटा से जुड़ना और उसे तैयार करना। इसके पास 300 से ज्यादा कनेक्टर्स हैं, जो लगभग किसी भी स्रोत से डेटा ला सकते हैं। डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, API, सामान्य फाइलें जैसे CSV या एक्सेल, यहाँ तक कि PDF या इमेज भी। PDF और इमेज भी? वाह। जी, ये अलग अलग स्रोतों से आए डेटा को आसानी से मिला सकता है, जिसे डेटा ब्लेंडिंग कहते हैं। डेटा सफाई के लिए इसमें ढेर सारे नोड्स हैं, डुप्लीकेट हटाने, मिसिंग वैल्यू भरने, डेटा को फिल्टर या बदलने के लिए। ये सब काम विजुअली किए जा सकते हैं। इसमें ETL की प्रक्रिया बहुत सहज हो जाती है। दूसरा, विश्लेषण और मॉडलिंग। इसमें सामान्य सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स से लेके जटिल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तक सब कुछ मौजूद है। आप ट्रेंड्स का विश्लेषण कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं जैसे रिग्रेशन मॉडल से, डेटा में समूह ढूंढ सकते हैं क्लस्टरिंग से, या भविष्यवाणियां कर सकते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल से। ये साइकिट लर्न, केरास, H2O जैसी लोकप्रिय ML लाइब्रेरीज के साथ भी जुड़ जाता है। और आजकल विजुअलाइजेशन और AI की बहुत चर्चा है। इस मोर्चे पे KNIM कैसा है? बिल्कुल। तीसरा क्षेत्र है विजुअलाइजेशन और इंटरैक्शन। KNIM में इंटरैक्टिव चार्ट, ग्राफ और डैशबोर्ड बनाने के लिए कई नोड्स हैं, जैसे बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हीट मैप वगैरह। अच्छा। आप इन विजुअलाइजेशंस को वेब पोर्टल या डेटा एप्स के रूप में साझा कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग बिना KNIM इंस्टॉल किए नतीजों को देख सकें और उनसे इंटरैक्ट कर सकें। ये टैब्लो जैसे बाहरी विजुअलाइजेशन टूल के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। चौथा, AI और ऑटोमेशन। ये एक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। KNMI अब बड़े भाषा मॉडल LLMs
जैसे जीपीटी मॉडल्स के साथ इंटीग्रेशन प्रदान करता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल, इससे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आरएजी सिस्टम बना सकते हैं, मतलब एआई को बाहरी दस्तावेजों से जानकारी लेकर जवाब देने में मदद करना, या कस्टम एआई एजेंट तैयार कर सकते हैं। इसका अपना केआई असिस्टेंट भी है जो नेचुरल लैंग्वेज में निर्देश लेकर वर्कफ्लो बनाने में मदद करता है। अरे वाह, मतलब बोल के कमांड दो और वो वर्कफ्लो बना दे। हाँ। कुछ हद तक काफी मददगार है। और अंत में एक्सटेंसिबिलिटी और डिप्लॉयमेंट। अगर बिल्ट इन नोड्स काफी ना हो तो आप पाइथन, आर या जावा में अपने कस्टम नोड्स बना सकते हैं। खास डोमेन जैसे रसायन विज्ञान या भूस्थानिक विश्लेषण के लिए विशेष एक्सटेंशन भी उपलब्ध हैं। अच्छा। बनाए गए वर्कफ्लो को आप शेड्यूल करके स्वचालित रूप से चला सकते हैं, उन्हें एपीआई के रूप में दूसरों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या एंटरप्राइज स्केल पर तैनात कर सकते हैं। ये तो सचमुच एक एंड टू एंड समाधान लगता है। डेटा लाने से लेकर उसे साफ करने, विश्लेषण करने, विजुलाइज करने और फिर मॉडल को डिप्लॉय करने तक सब कुछ एक ही जगह। हाँ, यही इसका लक्ष्य है, डेटा विज्ञान जीवन चक्र के हर चरण को एक एकीकृत सुलभ प्लेटफॉर्म पर लाना। चलिए अब इसे और व्यवहारिक बनाते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कोई क्नाइम का उपयोग करके बुनियादी स्तर से लेकर बहुत उन्नत स्तर तक क्या-क्या कर सकता है? जरूर। बुनियादी स्तर पर देखें तो क्नाइम का सबसे आम उपयोग है दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करना। सोचिए, हर हफ्ते कई एक्सेल फाइलों से डेटा इकट्ठा करके, उसे साफ करके और एक मानक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। बहुत बोरिंग काम है। हाँ बिल्कुल। क्नाइम इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकता है। घंटों का समय बचता है और गलतियों की संभावना कम होती है। साधारण विजुअलाइजेशन बनाना, जैसे बिक्री के रुझानों को दिखाने के लिए बार चार्ट या वेबसाइट ट्रैफिक को दर्शाने के लिए लाइन ग्राफ, ये भी बेसिक उपयोग में आता है। कई लोग इसे रोजमर्रा के उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पहले वे स्प्रेडशीट में मैन्युअली करते थे। हाँ, अब मध्यवर्ती स्तर पर लोग ज्यादा परिष्कृत विश्लेषण करते हैं, जैसे किसी परिकल्पना का परीक्षण करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या डेटा में विभिन्न कारकों के बीच संबंध, कोरिलेशन खोजना। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी यहाँ शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, पिछले डेटा के आधार पर भविष्य की बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना, या फिर ग्राहक समीक्षाओं का विश्लेषण करके ये समझना कि लोग उत्पाद के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक क्या कह रहे हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना ताकि बिजनेस यूजर्स खुद डेटा को एक्सप्लोर कर सकें, ये भी इसी स्तर पर आता है। ठीक है। और फिर उन्नत स्तर पर संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। यहां आप जटिल मशीन लर्निंग पाइपलाइन बना सकते हैं, जिसमें डेटा तैयार करना मतलब फीचर इंजीनियरिंग, कई मॉडलों को प्रशिक्षित करना, जैसे धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए रैंडम फॉरेस्ट या ग्रेडियंट बूस्टिंग, अच्छा। मॉडल के प्रदर्शन को अनुकूलित करना, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, और फिर उस मॉडल को वास्तविक समय में उपयोग के लिए तैनात करना, ये सब शामिल है। और एआई इंटीग्रेशन के साथ उन्नत स्तर पर क्या संभव है? उन्नत स्तर पर एआई का उपयोग बहुत रोमांचक है। आप एलएलएम्स का उपयोग करके टेक्स्ट डेटा का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं, कस्टम चैटबॉट बना सकते हैं जो आपकी कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर सवालों के जवाब दें, आरएजी का उपयोग करके। हाँ, ये बहुत काम का है। या ऐसे एआई एजेंट बना सकते हैं जो कुछ हद तक स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकें। इसके अलावा टाइम सीरीज डेटा जैसे स्टॉक की कीमतें या सेंसर रीडिंग का विश्लेषण करने के लिए अरीमा या एलएसटीएम जैसे मॉडल का उपयोग करना, नेटवर्क ग्राफ का विश्लेषण करना, जैसे सोशल नेटवर्क में प्रभाव का पता लगाना, या बिग डेटा प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस करना, ये सब उन्नत उपयोग के उदाहरण हैं। और महत्वपूर्ण बात, KNMI में बने वर्कफ्लो को साझा करना आसान है, जिससे आपके विश्लेषण को दूसरों द्वारा जांचना और पुनः उपयोग करना, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी, संभव हो जाता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि क्षमताएं कितनी व्यापक हैं, लेकिन क्या वास्तविक दुनिया में इन क्षमताओं का सफलतापूर्वक उपयोग करने के ठोस सबूत हैं? क्या कंपनियां सच में इससे लाभ उठा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। कई सफल केस स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि काइन कैसे वास्तविक व्यावसायिक समस्याओं को हल कर रहा है। कौशल बढ़ाने यानी अपस्किलिंग के क्षेत्र में देखें तो यामाहा मोटर कॉरपोरेशन ने काइन के विजुअल इंटरफेस का उपयोग करके 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को डेटा विश्लेषण में प्रशिक्षित किया। 1500? हाँ, इन नए सिटीजन डेटा साइंटिस्ट्स ने इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कामों के लिए डेटा प्रोसेसिंग को ऑटोमेट किया, जिससे दक्षता बढ़ी। इसी तरह सीगेट ने अपने इंजीनियरों को काइन सिखाया, जिससे वे कुछ ही महीनों में क्वालिटी कंट्रोल डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम हो गए। ये दिखाता कि यह सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं है,
हाँ, ये तो साफ है। मध्यवर्ती स्तर पर प्रभाव देखें तो डिलॉयट जैसी बड़ी ऑडिटिंग फर्म्स वित्तीय ऑडिट में इसका उपयोग कर रही हैं। वे प्रेडिक्टिव रिस्क स्कोरिंग मतलब जोखिम का पहले से अनुमान लगाना, दस्तावेजीकरण को ऑटोमेट करने और एआई संचालित ऑडिट योजना बनाने के लिए नाइम का लाभ उठा रही हैं। एक मामले में उन्होंने ऑडिट में लगने वाले समय को 30% तक कम कर दिया। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। एक अन्य उदाहरण में एक रिटेल कंपनी ने नाइम का उपयोग करके ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा, क्लस्टरिंग की और फिर लक्षित मार्केटिंग अभियान चलाए, जिससे बिक्री में 15% की वृद्धि हुई। ये तो प्रभावशाली परिणाम है। और उन्नत स्तर पर, खासकर आईओटी या जीवन विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्रों में इसके क्या उदाहरण हैं? उन्नत स्तर पर भी कई बेहतरीन उदाहरण हैं। स्पेन के सेंटेंडर शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विभिन्न सेंसरों जैसे ट्रैफिक, पर्यावरण से आने वाले भारी मात्रा में आईओटी डेटा को संभालने और विश्लेषण करने के लिए नाइम का उपयोग किया गया। अच्छा, स्पेन में? हाँ, इससे उन्हें ट्रैफिक पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने और शहर के संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिली। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बाइक शेयर ने बाइक के उपयोग का विश्लेषण करने, मांग का पूर्वानुमान लगाने और बाइक वितरण को अनुकूलित करने के लिए नाइम का इस्तेमाल किया। जीवन विज्ञान में नोवार्टिस जैसी बड़ी फार्मा कंपनियां नई दवाओं की खोज की प्रक्रिया में नाइम का उपयोग करती हैं। वे रासायनिक संरचनाओं के गुणों का पूर्वानुमान लगाने, केमिन्फॉर्मेटिक्स और वैज्ञानिक साहित्य से जानकारी निकालने, टेक्स्ट माइनिंग के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और लागू करने के लिए इसके विशेष एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं। अच्छा। साइबर सुरक्षा में कंपनियां नेटवर्क लॉग्स के विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करने, असामान्य गतिविधियों का पता लगाने और सुरक्षा खतरों के बारे में रियल टाइम अलर्ट उत्पन्न करने के लिए KNIME वर्कफ्लो का उपयोग कर रही हैं। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि काइम सिर्फ एक सैद्धांतिक टूल नहीं है, बल्कि ये विभिन्न उद्योगों में वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। वाकई ये उदाहरण इस बात पे जोर देते हैं कि काइम कैसे विभिन्न पैमानों पर समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुमुखी और शक्तिशाली मंच बन गया है। तो इस सारी चर्चा को समेटते हुए हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि काइम डेटा विश्लेषण और AI की शक्ति को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचा रहा है। इसका जो विजुअल इंटरफेस है वो प्रवेश की बाधा को कम करता है, जिससे डोमेन विशेषज्ञ भी डेटा संचालित निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। सही कहा। और ये सरल डेटा सफाई से लेकर अत्यंत जटिल AI मॉडल बनाने तक हर स्तर के काम के लिए सक्षम है। मैं सहमत हूँ। ये लचीलापन, मापनीयता और ओपन सोर्स प्रकृति का एक अनूठा संयोजन प्रस्तुत करता है। हमने देखा कि कैसे कंपनियां और शोधकर्ता इसका उपयोग करके डेटा से एक्शनेबल इंसाइट्स निकाल रहे हैं और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर टूल से बढ़कर है। ये नवाचार और डेटा संचालित संस्कृति को बढ़ावा देने का एक माध्यम बन रहा है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है। हाँ। जैसे जैसे KNIME जैसे विजुअल और नो कोड, लो कोड प्लेटफॉर्म्स और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं, तो डेटा विज्ञान और AI के क्षेत्र में पारंपरिक कोडिंग कौशल और गहरी तकनीकी विशेषज्ञता की भूमिका भविष्य में कैसे बदलेगी? क्या ये उपकरण वास्तव में डेटा विश्लेषण का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर देंगे, जैसा कि वे वादा करते हैं? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो इसके व्यापक निहितार्थ उद्योगों पर, रोजगार पर, समाज पर क्या हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, जिसके जवाब शायद भविष्य में ही सामने आएंगे। और इसी विचार के साथ हम KNIME पर अपनी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।